नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं EMRS TGT मैथ का जो मॉडल पेपर फर्स्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें एक वीडियो और रह जाएगी, ठीक है, कंप्यूटर वाली ICT की। और अब चल रहे हैं हम मैथ के क्वेश्चनों की तरफ। यह है मॉडल पेपर सेकंड। आज मॉडल पेपर सेकंड चालू हो गया है। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है 23 दिसंबर 2023, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है अपना एग्ज़ाम सेंटर सिटी डाल दी गई हैं, वो चेक कर लेना। तो जल्दी से जल्दी अब तैयारी में लग जाइए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। यहाँ देखिए इस सवाल में क्या है। पहला सवाल चलते हैं। 3/5 की पावर x गुणा 5/3 की पावर 2x बराबर 125/27 है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा। ऑप्शन अपने पास है 1, 2, 3 और 4। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अपने पास ऑप्शन दे रखे 1, 2, 3, 4। ये कब बनेगा भाई? देखो ये बनता है अपने पास जब 5 की पावर 3 हो और 3 की पावर 3 हो, यानी कि अपने पास 1/25 और 27 का तो आ गया कि पावर 3 आएगी। अब यहाँ देख लेते हैं कि 3 की पावर कितनी बन रही है और 5 की पावर कितनी बन रही है। तो यहाँ 3 की पावर है x और नीचे है 3 की पावर 2x, और ये है 5 की पावर है 2x, ठीक है, और नीचे है 5 की पावर x। ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x बटे में ये आएगा 3 की पावर नीचे है 2x, ऊपर से नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा x। तो अपने पास क्या निकल के आया कि 2x माइनस x बराबर में आ गया 3। तो अपने पास x का मान क्या आएगा? यहाँ से देखिए इसमें से इसको घटाएंगे 2x माइनस x में से, तो x बराबर आ जाएगा 3। सीधा सीधा ये आंसर आ गया इसका बिना कुछ किए हुए, ठीक है। तो x बराबर आ गया अपने पास 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 16 की पावर 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। अब 16 है, इसकी पहले लिखेंगे 1/4, ठीक है। 1/4 देखेंगे उसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, क्योंकि जब ये घात के ऊपर घात हो तो वो गुणा हो जाती है इस प्रकार से, और ये गुणा होकर 3/4 बन जाएगा। तो इसको मैंने तोड़ लिया, ये टूट भी सकते हैं ऐसे। तो 16 की पावर जब हम 1/4 निकालेंगे तो अपने पास आएगा, 16 के गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 4 का एक जोड़ा बनाना है। तो कितना आ गया बाहर? 2 की पावर आ गया अपने पास 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 8। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ भी हम 3 लगा देंगे ऐसे, क्योंकि मैंने 16 की पावर 1/4 को क्या लिखा है, यहाँ लगा देंगे 4। 16 की पावर 1/4 को इस प्रकार से गुणनखंड में तोड़ लिया। इसका मतलब है √4 अंडर रूट जो है उसमें 4 वो बनते हैं, 4 का एक जोड़ा बनेगा, और एक जोड़ा बनते ही हम एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। अब एक संख्या बाहर होते ही देखो इसकी पावर 3 चल रही है, तो 3 पावर में क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, इस प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 2। तो कितना हो जाएगा अपने पास? 8 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 सवाल हो चुके हैं, अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरे सवाल में देखिए क्या दिया गया है अपने पास। 4 की पावर a बराबर 5 है, 5 की पावर b बराबर 6 है, 6 की पावर c बराबर 7 है और 7 की पावर d बराबर 8 है। तो a गुणा b गुणा c गुणा d बराबर क्वेश्चन मार्क कि इन सब का गुणा क्या अपने पास क्या आएगा। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं 7 की पावर d बराबर हमें दिया गया है 8, सही है। अब 7 की जगह हम रख सकते हैं 6c। 7 की जगह मैंने क्या रखा? 6c की पावर d बराबर में 8। अब 6 की जगह हम क्या रख सकते हैं? 6 की जगह हम रख सकते हैं 5b। तो 5b ये दोनों आपस में गुणा होकर ऊपर पहुंच जाएंगे, तो c और d बराबर में 8। अब 5 की जगह हम क्या रख सकते हैं? ठीक है, 5 की जगह हम रख सकते हैं 4a, तो 4a और ये पहुंच जाएगा, इन सब का गुणा हो जाएगा b c d बराबर में 8। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो क्या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2a, और इन सब का आपस में गुणा हो जाएगा a b c d, और 8 को भी 2 की पावर में लिखा जा सकता है 3। तो 2 से 2 यहाँ से हट जाएगा, तो अपने पास आएगा 2a b c d बराबर 3। तो अपने पास आएगा a b c d बराबर 3/2। ये अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ गया इसका? ऑप्शन नंबर 3। इसका देखो 3 नहीं, 3/2 का मान आ गया
1.5 कितना आ गया 1.5। तो अपने पास बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 सवाल हो गए। अब चलते हैं चौथे की तरफ। अगला सवाल देखिए, यदि ए तथा बी पूर्णांक हो जहां बी इज ग्रेटर देन 0 तो दो पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे कि, कैसे होंगे कि, तो देखिए ये अपने पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ये दे रखी है शेषफल प्रमेय। कौन सी? शेषफल प्रमेय का रूप पूछा गया है यहाँ पर, कौन सा सही है। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर अपने पास होता है 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ठीक है, इस प्रकार से जो बनी हुई है उसको देख लेते हैं कौन सी। तो ए होता है यहाँ पर, ए क्या होता है देखो, एक होता है ए होता है भाजक और बी होता है भाज्य, क्यू होता है शेषफल, क्यू शेषफल नहीं भागफल, भागफल, और आर होता है शेषफल। इस प्रकार से। ठीक है, ए हो गया अपने पास भाज्य, क्या हो, और हो भाज्य होता है, ये भाज्य यानी कि भाग देने वाला, और ये होता है भाजक। इस प्रकार से उल्टा लिख गया, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको अभी। तो ए होता है भाज्य, बी होता है भाजक, इसमें क्यू होता है भागफल और आर होता है शेषफल। ठीक है, ये होती है रिमाइंडर थ्योरम। इसी के हिसाब से रिमाइंडर थ्योरम का रूप दिया गया है। ठीक है, तो ए बराबर अपने पास ए बराबर ये रहा, शुरुआत का ही सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। तो ए बराबर क्या होता है भाज्य, बी बराबर क्या होता है भाजक, क्यू बराबर क्या होता है भागफल, आर बराबर क्या होता है शेषफल। तो ये सब हमें याद रखना है कि इसका जो सूत्र होता है इस प्रकार से, ये सूत्र ये, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर और इज लेस देन इक्वल टू किसके होता है, बी के होता है। और बी क्या चीज़ है यहाँ पर, भाजक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो अपने पास एक त्रिभुज है यहाँ पर इस प्रकार से, जिसमें कर्ण दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और ये ए बी सी है, और ये इसका 90 डिग्री का कोण। अब उसके बाद देखिए ये कर्ण है। अब हमें क्या दिया गया है, समद्विबाहु, यानी कि ये भुजा कैसी है, समान है। इसको हमने ले लिया ए और ए, इन दोनों को मैंने ले लिया ए ए। ठीक है, तो अब जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अपने पास आएगा 25। अब ए स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का मान आएगा 25/2। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर हमने निकाल लिया है 25/2। अब हमें निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या है यहाँ पर, आधार है a और ऊंचाई भी a है, तो ये हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर। अब a स्क्वायर का मान अपने पास है क्या है, 1/2 क्या हो जाएगा 25/2 गुणा 25/2, यानी कि हमें 25 में भाग लगाना है कितने का, 4 का। तो अपने पास कितना आएगा, 25 में भाग लगाएंगे 4 का, तो देखो क्या आता है अपने पास, तो ये आएगा 4 × 24, तो देखो 6। तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गए, अपने पास 6 आ गया, इन दोनों में से एक बचा। आप इस प्रकार से चेक कर लिया। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 10 बन जाएगा, 24 1 10 हो गया, 4 दूनी 8, तो 2 आ रहा है। ये आ गया अपने पास, पूरा करने की भी आवश्यकता नहीं है इसको। तो कौन सा आंसर आ गया, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का कर्ण ये था, और इसका हमने क्या निकाल लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। सवाल देखिए 6 नंबर, इसका सॉल्यूशन करते हैं। a + b की घात 3 हमें दी गई है और a - b इस प्रकार से हमें दिया गया है। हमें ये बताना है कि इसके गुणनखंड क्या बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों में कॉमन, देखो यहाँ कॉमन आ जाएगा, ये a + b कॉमन आया, तो अंदर क्या बचेगा, देखो a + b का होल स्क्वायर बच जाएगा, साथ में बचेगा
यहाँ माइनस है, एक कॉमन आया था a प्लस बी, तो बच गया माइनस का 1। ठीक है, इस प्रकार से। अब इन दोनों को खोलेंगे, ये a स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर लिख दो इसको भी। तो अपने पास यहाँ क्या आएगा, देखो a प्लस बी इस प्रकार से, और इसको खोलेंगे तो a प्लस बी माइनस बी खुल जाएगा, a प्लस बी माइनस और a प्लस बी प्लस 1, a प्लस बी माइनस बी खुल गया ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके आंसर हो जाएंगे ये वाला। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर देखो a प्लस a माइनस है, a प्लस है, ये दो चीज़ तो आई गई, a रह गया, इसमें a आ गया। ठीक है, और ये प्लस का है ये रहा, और ये माइनस का ये रहा, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आपने देख लिया होगा, क्या है इसमें, देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल दिए गए हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें अल्फा का मान निकालना है और बीटा। अब ये मूल दिए गए हैं तो मूलों का गुणनफल हम और जानते हैं और मूलों का योगफल ये हम निकालना जानते हैं। तो अल्फा बटे बीटा यानी कि योग कहाँ होता है, इसमें ये वाला योग होता है, और माइनस का लगा देते हैं इसमें पी। ठीक है, उसके बाद जो सूत्र होता है वो मैंने आपको पहले उसमें लिखा दिए थे मॉडल पेपर में। सूत्र क्या होते हैं कि x का पद बटे में x स्क्वायर का अच्छा गुणांक लिखेंगे, इसको गुणांक बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ आएगा c का गुणांक यानी कि q, और बटे में x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पॉजिटिव रहता है यहाँ नेगेटिव रहता है। उसके बाद अब ये आ गया अपने पास 2। अब इनको हल करते हैं कि ये क्या आते हैं, अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फा, इन दोनों का ले लिए लघुत्तम अल्फा बीटा। तो अपने पास क्या आएगा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अपने पास देखो यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों में हमने अगर मान लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया है इस प्रकार से, और बटे में अल्फा बीटा चल ही रहा है। अब यहाँ हम उठा के मान रखते हैं, देखो पहले इसको इस प्रकार से बना लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का ये बन गया होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा बीटा आ गया, और बटे में अल्फा बीटा ये चल रहा। देखो क्या काम किया है, सबसे पहले इनका लघुत्तम लिया अल्फा बीटा, उसके बाद अपने पास बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें हमने 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया और घटा दिया। उसके बाद यहाँ पर बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर अपने पास अल्फा प्लस बीटा का मान हैगा माइनस पी, तो इसमें माइनस पी रख देंगे, माइनस पी का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस है तो यहाँ रखेंगे क्यू, 2 क्यू आ जाएगा अल्फा और बीटा की जगह पर, और यहाँ रखेंगे अल्फा बीटा की जगह पर क्यू। तो अपने पास जो आंसर बनेगा ये बनेगा। तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बटे में क्यू, ये अपना आंसर होगा इस सवाल का। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बटे क्यू, यही है, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, और देख लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। पी ये प्लस है बीच में, ये आंसर नहीं होगा, यहाँ माइनस है ये आंसर नहीं होगा, और इन दोनों में माइनस है तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाएंगे, ये आंसर नहीं होंगे। आंसर कौन सा होगा, केवल ये वाला। तो 7वें का आंसर आ गया ए। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क का पता लगाना है, क्या होगा, ये अपने ऑप्शन है। तो देखो इसको हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 बराबर में 0, इसको खोलते हैं, इसको क्या आएगा, देखो 3 सत्ते 21। अब इसके मूल निकाल लेते हैं, तो मूल निकाल लो। अल्फा बराबर क्या आता है, देखो अल्फा बराबर आता है माइनस 5 बटे में 3 यहाँ पर, क्योंकि इसका देखो अल्फा ये प्लस है, अल्फा प्लस बीटा योग होगा ये। तो मूलों का योग क्या हुआ अपने पास, मूलों का योग होगा x का पद माइनस बटे में x स्क्वायर का पद, और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, यानी गुणा क्या होगा, यानी कि 7 बटे में, और ये होगा 3, और ये किसकी संख्या है, माइनस की, पहले से ही माइनस की, जैसी संख्या वैसे वैसे उठा लेंगे उसको। उसके बाद देखिए क्या है, 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा का हमें मान ज्ञात करना है, तो इसका लघुत्तम आएगा अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ आएगा बीटा प्लस अल्फ़ा,
तो बीटा प्लस अल्फ़ा अपने पास आएगा -5/3 बटे, और ये आएगा अल्फ़ा बीटा इंटू गुणा में दोनों का 7/3, 3 से 3 कट गया, क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क कट गया, 5/7। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5/7। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए 40 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। किस में बदलना है? रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 40 डिग्री है, कितना है? 40 डिग्री। 40 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए सबसे पहले पाई में भाग लगाएंगे हम। कितने का? पाई होता है 180 के बराबर। कितने के बराबर? 180 के बराबर। तो पाई में कितने का भाग लगाएं कि 180 हो जाए? ठीक है, तो सबसे पहले 2 का भाग लगा दें, नहीं 9 का भाग लगाते हैं और इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। तो अपने पास आएगा 9 दूनी 18, ठीक है, 20 दूनी 40, इस प्रकार से। तो अपने पास आंसर आ जाएगा इसका 2π/9। वैसे ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं। π/9 क्या होता है? π/9 होता है 180/2 यानी कि 90। अब हमें निकालना 9 आएगा यार, 9 ये 20 का भाग, तो ये आ गया, एक मान आ गया, इसका आ गया 20। अब इसमें 2 का गुणा करना था, ये रहा 2 का गुणा। और π/5 क्या होता है? 180/5। तो इसका वो कर लो भाग, तो 5 3 15, तो 5 30, ये 36 डिग्री का है। ये कितने का है? पाई यानी कि 180, 60, तो 120 का है ये, और ये है 40 डिग्री। तो अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है, हवा के झोंके से एक पेड़ बीच से टूटकर 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी को छूता है। पृथ्वी की कुल ऊंचाई, मतलब पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी थी? तो देखिए ये एक पेड़ है और ये कहीं बीच से टूट गया है इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से पृथ्वी को छू रहा है 30 डिग्री के कोण पर, और ये इससे 15 मीटर की दूरी पर गिरा है। तो हमें इस पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल लंबाई निकाल ली, जितनी ऊंचाई। तो इसको मान लीजिए x और इसको मान लेते हैं हम y। तो x वाला हिस्सा ये झुक गया इधर इस प्रकार से, क्योंकि ये टूट गए यहाँ से, और y वाला ये रहा। तो अपने पास हमें 2 भुजाओं के मान निकालने, एक कर्ण के, क्योंकि ये एक 90 डिग्री के कोण पर बनता है, ठीक है, और ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ लाल बट्टे कक्का के हिसाब से निकाल लेंगे, लाल बट्टे कक्का, इसमें इस सूत्र में रखते हुए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं x का मान। तो x बराबर क्या आएगा? देखिए अपने पास ये है कर्ण और नीचे दिया गया है आधार। आधार हमें दिया गया, थीटा का मान भी दिया गया। तो हमें ऐसा देखो, ये रहा कॉस, कौन सा देखना है? कॉस। थीटा का मान 30 बराबर आधार, आधार कितना है? 15, और कर्ण कितना है? x। तो x बराबर अपने पास क्या आएगा? देखिए 15/cos 30, और cos 30 का मान क्या होता है? cos 30 का मान होता है √3/2। तो अपने पास आ गया, देखो यहाँ हो जाएगा 30/√3, और √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 10√3, ठीक है, इस प्रकार से। ये आ गया अपने पास x का मान। अब हमें निकालना है यहाँ से y का मान। तो y का मान कैसे निकलेगा? देखो यहाँ अपने पास लंब और आधार में वो देख लेते हैं। लंब और आधार में होता है tan थीटा। तो tan थीटा अपने पास क्या है? देखो tan थीटा का मान तो 30 है, 30 रख देते हैं, तो बराबर, और इसमें आता है लंब बटे कर्ण यानी कि y बटे में क्या आ गया? 15। तो अपने पास y बराबर सीधा सीधा आ गया, tan 30 का मान होता है 1/√3 गुणा में 15, और इसको हम लिख सकते हैं गुणा √3 का ऊपर नीचे गुणा करके 5√3। ये आ गया अपने पास किसका मान? y का मान, ठीक है। y बराबर हो गया 5√3। अब x प्लस y निकाल लो। x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा? देखो x का मान ये रहा 10√3, प्लस y का मान है अपने पास 5√3, तो हो गया टोटल 15√3। आंसर 15√3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। tan 2a बराबर cot a माइनस
21 हो तो 2a एक न्यून कोण हो। कैसा कोण है? न्यून कोण है। तो a का मान हमें पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर tan, इसका सॉल्यूशन करते हैं तो tan 2a बराबर, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस a प्लस 21। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे, जैसे इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, तो tan से tan हट जाएगा तो अपने पास आएगा 2a बराबर 90 माइनस a प्लस 21। यहाँ अपने पास इसको इधर ले जाएंगे, 3a बराबर अपने पास आएगा, इसको जोड़ देंगे तो 1 और ये हो जाएगा 1 1। तो a बराबर अपने पास आएगा 111 में 3 का भाग लगाएंगे तो देखो 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। a का मान आ गया 37 डिग्री। कितने डिग्री आ गया? 37 डिग्री। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। अगला सवाल देखिए, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा 17 पदों का योग 289 है तो उसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा? तो ये एक सवाल है, इसको देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो प्रथम श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का 7 का मान हमें दिया गया है। तो यहाँ पर है 7/2, यानी कि SN निकाल लेते हैं पहले योग पदों का। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ अपने पास 7 पदों का योग कितना दिया गया है? 49 दिया गया है। तो S7 निकाल लेते हैं, n की जगह 7 है, 7 पद दिए गए हैं तो 7/2 2a प्लस n-1, n की जगह 7 है, -1 इंटू में डी। तो अपने पास क्या आया यहाँ से? S7 बराबर 7/2 2a प्लस 6d, समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद देखिए 17 पदों का S17 में क्या दे रखा है? ये कितना दे रखा था? 49, यानी कि इसका मान 49 दे रखा है इस प्रकार से। और ये 7 से कट जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 बराबर, यहाँ से अपने पास आ गया इसको लिख लेते हैं 2a प्लस 6d। अब इसमें 2 का भाग लगा देंगे सब में तो अपने पास आएगा a प्लस 3d बराबर 7। यहाँ से a प्लस 3d बराबर 7। अब इसके बाद देखिए S17 का मान क्या आया है? 289 है। अब उसको लिखते हैं 17/2। ठीक है, 17 289 होता है वैसे तो 2a प्लस n-1 इंटू में d, यानी कि 17-1 ऐसे, और ये कट जाएगा तो अपने पास आएगा 17 गुणा में 2 आएगा इधर, और इधर आएगा 2a प्लस 16d। यहाँ से भी 2 का भाग लग जाएगा तो अपने पास क्या आएगा? 17 बराबर 2a, यानी कि a प्लस 8d, एक ही आ गया, a प्लस 3d बराबर 7 आ गया, और a प्लस 8d बराबर क्या आ गया? 17। तो यहाँ से हम d का मान निकाल सकते हैं आराम से। तो d का मान निकाल लो तो अपने पास क्या आएगा? देखो a इसमें ही लगा देते हैं विलोपन विधि, a प्लस 3d बराबर 7। तो अपने पास a तो कट गया, यहाँ से ये सब घट जाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा? 17 में 7 गए तो 10 बराबर ये बचेगा 5d। तो अपने पास d बराबर आ गया 2। तो a का मान क्या आ जाएगा? a का मान आ जाएगा यहाँ से d का मान 2 आ रहा है तो a बराबर आ गया 1। अब हमें सीधा सीधा n पदों का निकालना है तो n पदों का निकाल दो। Sn बराबर आ गया n/2 2a 2 प्लस n-1 ही रहेगा, और d का मान कितना है? d का मान 2 है। फिर देखो क्या आया? n/2 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? और यहाँ से ये 2 से 2 कट गया तो n² कितना आ गया? n² इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या दे रखा था? समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग 49 है, 17 पदों का योग 289 है। इस प्रकार से हमने
सात पदों का योग निकाल लिया इस प्रकार से, ठीक है, और उसको रख दिया 49 के बराबर। तो ये कटने पर ये आ गया a + 3d बराबर 7। इसी प्रकार 17 का लिख लिया। 17 का क्या आया, 17 बराबर a + 8d बराबर 8d, ठीक है। और यहाँ से d और a का मान निकाल लिया इन दोनों समीकरणों को हल करने के बाद, और यहाँ n में रख दिया। ये इस प्रकार से n का मान आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn है तथा S2n बराबर Sn, इसमें 3 का गुणा है। ये S2n है और ये Sn है, ये 35 नहीं है, ये Sn है, इसमें 3 का गुणा है। और ये है अपने पास S3n अनुपात Sn क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो देखो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ दी गई है उसको देखते हैं कि n पदों का योगफल Sn है और यहाँ ये चीज़ बराबर दी गई है। तो सबसे पहले S2n बराबर S3Sn दिया गया है, यानी कि देखो इसको खोलते हैं। 2n बटे में 2a + 2n - 1 इंटू डी बराबर दिया गया है 3n बटे में 2a + n - 1 इंटू में d, ये हमें दिया गया है। यहाँ से देखो क्या बनता है इनके पास में, तो 2 से 2 कट गया यहाँ से, और n से n यहाँ कट गया। तो अपने पास क्या बचा, यहाँ तो सारा ही गायब हो गया, इधर बच रहा है। इधर 2 का गुणा कर दो, 2a + इन सब का अंदर गुणा कर लो। 2 का गुणा अंदर करेंगे तो 4a + इस सब में करेंगे तो 4n d - 2d बराबर इधर आएगा 3 दूनी 6a + ठीक है 3n d और उसके बाद में -3d, ऐसे करके। अब देखो यहाँ से क्या कट रहा है, तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा देखो 4a 4 6a। तो सबसे पहले a वाले पदों को एक तरफ ले लेते हैं, तो अपने पास आएगा, और d वालों को एक तरफ ले लेते हैं। तो देखो 4a और -6a, या फिर ऐसे करो, ये माइनस में रह जाएगा, नहीं तो इसको इधर रहने दो, इसको 4 को ले जाओ। तो 4n d - 2d और ये आएगा +3n d और -3d, इस प्रकार से। एक बार देख लेता हूँ मैं इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, तो यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बराबर हो गया किसके, 6a - na, तो यहाँ से एक बन जाएगा 7n d बराबर क्या आ गया, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा यहाँ से आते ही। तो अपने पास ये हो गया 3n d और यहाँ हो गया +d बराबर 2a, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या कह रहा है कि इनका हमें वो निकालना है कि क्या मान आएगा। तो यहाँ से इसको कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 3n बटे में Sn बराबर ये हो जाएगा 3n बटे में 2 2a + n - 1 इंटू d बटे में n बटे 2 2a प्लस यहाँ 3n है तो 3 लग जाएगा और यहाँ n - 1 इंटू d है। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, n से n कट गया, तो ऊपर क्या बचा देखो 3 3 3 3 3, यानी कि 3 दूनी 6a + 3 3 9 n d माइनस और क्या बचेगा 3d बटे में, यहाँ गुणा कर देखो, यहाँ तो सीधे सीधे 2a + n d और -d, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन आ रहा देखो, यहाँ 6a है, 6a, इनमें से क्या कॉमन आ गया 3, इसमें से क्या कॉमन ले लें, 3 ही आ रहा पूरा पूरा, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 3 कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा देखो, 3 लेंगे तो 2a प्लस और 3 n d माइनस d बच जाएगा बटे में, यहाँ पर क्या आ रहा है 2a प्लस n d माइनस d,
अब एन डी प्लस डी, ऐसा कुछ बन रहा है क्या? यहाँ तक तो ये ठीक है, इसको आगे कर दें। देखो इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर। ये तो आप सबने उतार ही लिया होगा, मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा हो जाएगा। चलो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ये मिटने के बाद इसको हम आगे देखते हैं कि ये कैसे आएगा। अब देखिए यहाँ पर अपने पास S3n बटे में है Sn, और ये एक समीकरण आ चुका है कि ND प्लस D बराबर 2a। अब इसको खोलते हैं तो 3n बटे में 2 तो यहाँ आएगा 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी इधर आ जाएगा बटे, और ये आएगा n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ से आ जाएगा। अब इन दोनों को खोलते हैं। देखो ये 2 से 2 कट गया, n से n कट गया, यहाँ 3 बचा, तो 3 का अंदर कर दो, 3 का गुणा अंदर करेंगे तो 6a प्लस इस d का भी कर दो और इस 3 का भी कर दो, तो 9nd और माइनस में d, और d नहीं है, ये केवल 3 और आएगा इसके साथ में 3d, और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये सीधा सीधा 2nd माइनस n बनेगा। अब यहाँ देखिए, अब इसमें अपने पास क्या आएगा? देखो इसमें अपने पास आ जाएगा, क्योंकि जो अपना आंसर है वो संख्यात्मक रूप में, यानी कि सब चीज़ कटेगी यहाँ से, तो 6a तो ये रहा। कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेने हैं, पहले भी ऐसे ही किया था। कॉमन लेंगे तो यही संख्या बन जाएगी दोबारा से, लेके क्या फ़ायदा कॉमन। तो ऐसा करते हैं, सीधा सीधा बिना गुणा किए यही देख लेते हैं क्या बन रहा है ये। तो अपने पास है 2a की जगह पर मैं ये रख दूँ क्या, एन डी प्लस डी, और बराबर ये बराबर 2a तो है ये, प्लस 3n माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 3nd माइनस डी बटे में, और यहाँ क्या आएगा 2a, यानी कि n, इसको लिख सकते हैं nd प्लस d प्लस nd माइनस d, तो d से d कट गया, तो यहाँ ऊपर क्या बचा 3, ये हो गया 4nd, और d से d कट गया, और बटे में नीचे क्या आ रहा है देखो 2nd से nd कट गया, 2 बार ये कट गया, तो कितना आ गया 3 दूनी 6 आ गया, 6 आंसर इसका आ रहा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, वहाँ थोड़ी जगह कम पड़ गई थी, इसलिए ऊपर वाला सवाल मिटा के इसको हल कर दिया। अब चलते हैं अपने 14वें सवाल की तरफ। प्रश्न देखिए, एक बंटन दे रखा है हमें 3 5 7 4 2 1 4 3 4, इस प्रकार से इसका बहुलक पूछा गया है, और बहुलक होती है सबसे ज़्यादा बारंबारता वाली संख्या, यानी सबसे ज़्यादा आवृत्ति, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा पुनरावृत्ति हो रही है, सबसे ज़्यादा बार आई हो, तो कौन सी संख्या है? देखो 3 2 बार है, 3 कितनी बार है? 2 बार है। 1 कितनी बार है? 1 1 बार ही है। उसके बाद 2 कितनी बार है? 2 भी 1 बार है। और 3 आ गया अपने पास। 4 देखते हैं, 4 कितनी बार है? 4 है 1 2 3 बार। 5 कितनी बार है? 5 है 1 बार। 6 कितनी बार है? 6 है नहीं। 7 है 1 बार। तो टोटल कितनी हो गई? 3 4 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसमें बहुलक कौन सा हुआ? जिसकी ज़्यादा बार है, यानी कि 4 इसमें सबसे ज़्यादा बार है। कितनी बार है? 3 बार। तो कौन सा उत्तर हो गया? बी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। माध्यक के गुण के लिए असत्य कथन है। गुण के बारे में बात कर रहा है ये, माध्यक के गुण। तो देखो, माध्यक सदैव निश्चित एवं स्पष्ट होता है, ये बात सही है। उसके बाद देखो, माध्यक की गणना में संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है, ये बात भी सही है।
उसके बाद माध्यक गुणात्मक विशेषताओं के अध्ययन में सर्वश्रेष्ठ है। ये बात भी सही है। कौन सी माध्यक जो होता है वो गुणात्मक विशेषताओं के अध्ययन में श्रेष्ठ है। आगे देखिए, माध्यक का प्रयोग गणितीय प्रक्रियाओं में नहीं किया जाता। ये बात भी सही है, लेकिन ये इसका गुण नहीं है, ये इसका क्या है, दोष है। क्या है, दोष। ये चारों बातें सही हैं, लेकिन इसमें ये गुण के बारे में पूछ रहा है, लेकिन जो लास्ट वाला है माध्यक का प्रयोग गणितीय प्रक्रिया में नहीं किया जाता, ये इसका दोष है, ना कि गुण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। -6,7 तथा -1,5 के बीच की दूरी होगी, यानी इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो सूत्र आपको पता ही है, x1 - x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। तो पहला इसको x1 मान लेंगे -6 और इसको मान लेंगे x2, इस प्रकार से। और बीच में इसको स्क्वायर लगा के इसमें करेंगे 7 माइनस यहाँ हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर 5 ही तो है। उसके बाद देखो इनको अंदर करेंगे तो अंडर रूट के अंदर इनको जोड़ेंगे, -5 यहाँ बनेगा, 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ का क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर। तो अपने पास इसमें से क्या निकल के आएगा, 25 + 4, तो अंडर रूट का 29 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कहाँ गड़बड़ हो गई, देखते हैं दोबारा से। देखो ये -6 है, -6 उतार दिया, उधर ये -1 है, -1 + 1 हो जाएगा, सही है, 5 का हो गया। उसके बाद ये 7 है और ये -5 है, नहीं प्लस का 5 है तो उधर माइनस हो जाएगा, सही तो है, फिर गड़बड़ कहाँ। अच्छा ये माइनस का सवाल में ही गड़बड़ थी कि ये -5 रहेगा, कितने का, माइनस का। अब ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और जैसे ये प्लस होगा ये 12 हो जाएगा, 12 का होता है 144 और 144 का आ जाएगा अंडर रूट 169, यानी कि ये आ गया 13। कितना आ गया, 13। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई सवाल में ये चेक कर लेना कि प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह। अब यहाँ तो लिखने में ही गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। सवाल है, बिंदुओं a, x1 और y1 इसके निर्देशांक दे रखे हैं, एक है b, इसके निर्देशांक दे रखे हैं x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं कि निर्देशांक होंगे। इनको a और b इस प्रकार से दो क्या हैं, बिंदु हैं रेखाखंड के। इसमें ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। यहाँ कोई मध्य बिंदु है और इसके हमें निर्देशांक पूछे हैं, ठीक है, मिडिल पॉइंट। अब बीच का पॉइंट है तो इसके निर्देशांक होते हैं जो ये होते हैं x1 + x2 बटे में 2 और y1 + y2 बटे में 2। तो इसको मिला लीजिए, कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो x1 + y1 ये तो गलत ही हो गया, x1 - x2 ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं x1 + x2 ये सही है और y1 + y2 ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, ये गलत है। तो अपना आंसर हो जाएगा इसका बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कितनी बार उछाला जा रहा है, 2 बार। तो क्या होगा, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता है, एक चित्त आने की प्रायिकता ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो जब 2 सिक्कों को उछाले जाएंगे तो पहले हेड और हेड आ सकते हैं, एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है। इसी प्रकार से एक बार टेल आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है और दोनों बार टेल आ सकते हैं। तो कम से कम एक चित्त, एक हेड, चित्त हो पट हो बात एक ही है, हमें केवल एक लेना है। तो इन दोनों में एक एक है। कितनी अनुकूल स्थिति तो थी 4, नहीं कुल स्थिति तो थी 4 और अनुकूल है 2। तो अनुकूल बटे कुल, यानी कि अपने पास आ गया 2/4, यानी कि 1/2 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आ गया 1/2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें लिख रहा है कि एक वृत्त पर स्थित, यानी कि ये इस प्रकार से एक वृत्त है और इस पर स्थित कोई एक बिंदु है, पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 2 अनंत 1 1 भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास एक बिंदु पर एक ही तो खींचेगी, और बाहर से अधिकतम 2 खींच सकती हैं अगर बाह्य बिंदु पूछ लिया जाए तो, ठीक है, इस प्रकार से। तो हो गया ये एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, वृत्त पर स्थित, ये वृत्त पर क्या है, स्थित है, इसलिए कितनी खींची जा सकती हैं, 1 खींची जा सकती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ।
अगला प्रश्न देखिए, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता होगी। ये हमसे प्रायिकता पूछ रहा है। तो 2 पासे हैं, पहला पासा ले लिया इधर, सेकंड ले लिया इधर, और अंकों का योग आना चाहिए 7। ठीक है, सबसे पहले इधर 2 से 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 इधर आ जाए और 6 इधर आ जाए तो अंकों का योग 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर इधर अगर मान लो 6 इधर आ जाए, 1 इधर आ जाए तो अंकों का योग क्या हो जाएगा? 7। इसी प्रकार यहाँ आप 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 इधर आ जाए, 5 इधर आ जाए तो अंकों का योग 7, और 5 इधर आ जाए, 2 इधर आ जाए तो अंकों का योग 7 हो जाएगा। फिर भी वही होगा। उसके बाद जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, अब 3 देख लेते हैं। 3 इधर आ जाए, 4 इधर आ जाए तो अंकों का योग 7, और 4 इधर आ जाए, 3 इधर आ जाए तो 7। तो ये 6 इन अनुकूल स्थितियाँ बन रही हैं। कितनी? 6। 1 2 3 4 5 6 अनुकूल स्थितियाँ हो गई। और कुल स्थितियाँ कितनी बनती हैं इसमें? 36। 2 पासे फेंकने पर कुल स्थितियाँ 36, तो आ गए 1/6। ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है 5:3:2 है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेमी है। घनाभ का आयतन क्या होगा? तो देखो यहाँ पर हमें घनाभ की भुजाओं का अनुपात दिया है। घनाभ की भुजा कौन कौन सी है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। चौड़ाई कितनी है? 3 है। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 2 है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 5 5 8, यानी कि अपने पास है 2 5x गुणा 3x प्लस 3x गुणा 2x प्लस 2x गुणा में 5x, इस प्रकार से। सही है। ये लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बीच में प्लस है, बीच में प्लस, ऊंचाई गुणा लंबाई, ये सूत्र होता है। तो इसको देखो 2 से ही कट जाएगा अपने पास। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, इतनी बार ये कट गया है। यहाँ पर आएगा 5 या 15 एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर। इन सबको जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ रहा है? देखो 5 और 6 11, 21 और 10 31, ये आ गया 31 एक्स स्क्वायर बराबर 2 7 9 2700। ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर का मान देखते हैं क्या आता है, तो 279/31, ये 9 बार कट रहा सीधा सीधा, क्योंकि 3 अगर इसमें 9 का गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 3 27। तो एक्स स्क्वायर बराबर देखो अपने पास कितना आता है? एक्स बराबर आ जाएगा 3। एक्स बराबर 3 आते ही अपने पास भुजा आ जाएंगी 3। कौन कौन सी? ये हो जाएगी 5 3 15, ये हो जाएगी अपने पास 3 3 9, और ऊंचाई हो जाएगी 3 दूनी 6। इन सब का आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या आएगा? आयतन आएगा 15 गुणा 9 गुणा में 6, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 15 छिक्की होता है 90, और 90 गुणा 9 करेंगे तो 9 नाम 81, यानी कि 810। कौन सा ऑप्शन है अपने पास 810 का? 810 का पहला ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, 810 सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर आ गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? त्रिज्या, छेदन रेखा, जीवा, स्पर्श रेखा। तो देखो सबसे पहले यहाँ एक वृत्त बनाते हैं, और वृत्त के किसी बिंदु से हमने क्या खींच दी है? एक स्पर्श रेखा खींच दी है। अब स्पर्श रेखा के उस बिंदु, ये बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यह केंद्र है, इसको मिलाने वाली रेखा कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? केंद्र से यहाँ तक की दूरी, परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो इसका आंसर त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आकृति में एक आकृति दे रखी है अपन को, वो रही जिसमें वृत्त बना हुआ है। वृत्त के अंदर इस प्रकार से BAC कोण कितने का है? 80 डिग्री का, यानी कि BAC इस प्रकार से ये कोण 80 डिग्री का है। तो हमें BCP का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो BCP का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमें एक पता होना चाहिए कि एक वृत्तखंड में बने कोण कौन कौन से कोण। देखो BC
बी सी, और देखो ये बी सी एक जीवा है, इस जीवा के द्वारा क्या किया जा रहा है, दो वृत्तखंड बन रहे हैं, एक वृत्तखंड ये रहा, एक वृत्तखंड ये रहा, ठीक है। बी सी जीवा द्वारा, बी सी जीवा द्वारा ये वृत्तखंड बन रहे हैं। इसमें एक कोण है अपने पास, कौन सा, बी ए सी जो दिया गया है, बी ए सी ये वाला, बी ए सी कितने का है, 80 डिग्री का है। तो ये किसके एकांतर, देखो ये इसमें बी सी पी के एकांतर वृत्तखंड में बना हुआ है, एकांतर है इस प्रकार से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये सब क्या है, ये कोण भी कितने का बनेगा, 80 डिग्री का। कितने का बन जाएगा, 80 डिग्री का। तो बी सी जीवा द्वारा ये बना दिया गया है, एक वृत्तखंड में कोण बन गए ये, है ना। और ये किस क्रम में बन रहे हैं, एकांतर वृत्तखंड में। किस में बन रहे हैं, एकांतर वृत्तखंड में। इसके लिए एक प्रमेय थी, वो आपने पढ़ी होगी जरूर। तो ये एकांतर वृत्तखंड में बने हुए कोण कैसे होते हैं, समान हैं। कैसे होंगे, समान, यानी कि अगर बी ए सी कोण कितने का है, 80 का, तो बी सी पी कोण भी कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये वाला कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी पी के, ठीक है। इसी हिसाब से बस हम इसको क्या लिखेंगे कि ये कितने डिग्री का बनेगा, 80 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब देखिए अगला आज का अंतिम सवाल है ये, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, ये हमसे पूछा गया है। इस प्रकार से एक वृत्त है और इस वृत्त में एक जीवा है, ये जीवा रही, ये केंद्र पर क्या कर रही है, समकोण बनाती है। इस प्रकार से ये ओ मान लीजिए कि ए बी हो गया, ठीक है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, यानी हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसका सूत्र होता है सीधा सीधा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 और ये कोण 90 का है, तो आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें हम रख लेंगे इस सवाल के मानों को। तो अपने पास आर देखिए क्या है यहाँ पर, 5 सेमी त्रिज्या वाले, यानी कि ये 5 है, आर का मान आ गया 5, थीटा बराबर आ गया 90। उसके बाद और कुछ चाहिए, और कुछ है ही नहीं इसमें, तो रख दो। पाई का मान हो गया 22/7 गुणा आर का मान हो गया 5 गुणा 5, थीटा का मान हो गया 90 बटे 360 माइनस 1/2 5 गुणा 5 और साइन 90। ये देखो यहाँ से ये कट गया 4 बार और ये कट जाएगा 22 यानी कि 11 और ये 2 बार। उसके बाद यहाँ देखिए ये आएगा साइन 90 का मान होता है 1, तो अपने पास क्या आ गया, देखो 11 25, 11 गुणा 25 बटे में 14, 14 ही तो बच रहा है यहाँ पर, 7 दूनी 14 और ये 25 गुणा 11 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 25 बटे में 2, ठीक है। यहाँ तक सही है। उसके बाद देखिए 25 गुणा 11 करते हैं तो अपने पास आता है 5 7 2 275, है ना। इसको 2 बार लिख लीजिए, 5 आ गया, 5 और 2 7 आ गया और फिर 2 आ गया, 275 बटे में 14 माइनस ये हो जाएगा 12.5, इसका आधा कर दिया 25 का। इसको भाग लगाएंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 होता है, लेकिन ये नहीं, और ये आ गया 13, 135 हो गया। अब 14 5 70 चौचिंग 14 4 7 98, 14 नम्मा कितना होता है भाई, 14 नम्मा होता है 126, हाँ तो 9 बार चला जाएगा। अब 135 में से 126 घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, 135 में से 126 गए तो अपने पास आ गया 15 में से 9 और फिर पॉइंट लगाया 0 ताली, 14 5 70 चौचिंग 84, 6 बार गया, 6 बचा, लगभग इतना ही आ रहा, और माइनस 12.5, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 1
7.1 लगभग इतना आ रहा है। ये रहा 7.1 यानी कि 7.14 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगले रह गए हैं अपने पास लगभग 40 क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको हम अगली वीडियो में करा देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो बच्चे EMRS TGT की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम बता देना कि 23 दिसंबर को है। जिन्होंने नहीं देखा वो देख ले, और एग्ज़ाम सिटी सेंटर भी आ गए हैं, वो भी अपने चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।